Today, this story is about Florence Nightingale. Nightingale means आप लोग जानते होंगे कि Nightingale is a bird, एक पक्षी का नाम होता है जिसको बुलबुल कहा जाता है. ठीक है, तो Florence Nightingale is a poem and the writer of the poem is Emma Lazarus. And we are having answers of the questions. But before that, उसके पहले एक चीज को समझें हम कि ये जो पोएम्स होती हैं और जो लिटरेचरल वर्क होता है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पोएम, तो किसी पोएम की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है. मीन्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम एंड द लेवल ऑफ द पोइट ऑन विच ही वांट्स टू से समथिंग इन दैट पोएम, इन द लाइन्स ऑफ द पोएम, सो आई थिंक इट्स वेरी कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पोएम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ये है कि ही गॉट बर्थ इन इटली इन अ सिटी नेम्ड फ्लोरेंस. फ्लोरेंस एक शहर का नाम था इटली के, जहां उनका जन्म हुआ था. कब हुआ था जन्म? 12 मई और 1960 में जन्म हुआ था उनका, 1860 में, 1860 में. और 12 मई आप लोग जानते होंगे, 12 मई इज अ इंटरनेशनल नर्सिंग डे. 12 मई जो होता है 1860 में, 1860 में 12 मई को इनका जन्म हुआ. 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं. तो हम सभी को, वी ऑल शुड हैव द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नर्सिंग स्टाफ इन एवरी हॉस्पिटल. और नर्सिंग स्टाफ के लिए आइडियल है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने ताउम्र जीवन भर काम किया था नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, और खुद भी एक नर्स थी वो. यह वह समय था जब बैटल चल रही थी, युद्ध चल रहा था. एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ था आपका ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की था. ये तीनों एक तरफ थे कंबाइंड, दूसरी तरफ रशिया था. तो उस युद्ध में सैनिक काफी मारे जा रहे थे और घायल तो हो ही रहे थे. और उनकी मृत्यु की एक और वजह थी, कोलेरा नामक बीमारी बहुत फैल गई थी वहां. तो उस समय उस रेफरेंस में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मरीजों की, वहां घायल सैनिकों की बहुत सेवा की. और इवन इन द नाइट्स, रातों में भी, ही सर्व द पेशेंट्स, वाउंडेड सोल्जर्स. और रात को जब वो उनकी मरहम पट्टी करती थी तो लैंप लेकर के साथ में जाती थी, एक दिया या लालटेन वी कैन से. इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया, लेडी विद द लैम्प. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो टाइटल है, उपाधि है, वो है लेडी विद द लैम्प, लैम्प के साथ में लेडी. और 1860 में एक नर्सिंग स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट की गई, स्थापना की गई इनके प्रयासों से. और ये संपन्न घराने से थी, वेल ऑफ फैमिली से थी ये, और मैरिज के अगेंस्ट थी, शादी नहीं करना चाहती थी. और एजुकेशन में स्पेशली इन फिलोसफी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स इनकी बहुत अच्छी रुचि थी इनकी. और 16 वर्ष की उम्र में, ऐसा माना जाता है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 16 ही गॉट सम ड्रीम, सम वर्ड्स फ्रॉम द गॉड दैट यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, स्पेशली पीपल, लोगों की सेवा करनी है. और इन्होंने नर्सिंग करने की सोचा. इनके जो घर वाले थे वो अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर ही अड़ी रही. और एट लास्ट इन्होंने नर्सिंग कोर्स किया. नर्सिंग कोर्स करके वहां सैनिकों की सेवा की और जीवन भर इसी में अपना दे दिया इन्होंने. 38 नर्स के साथ में ये वहां गई थी मरीजों की, सैनिकों की सेवा करने के लिए. इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इतिहास में पहला समय था जब लेडीज को आर्मी में भर्ती किया गया था, एक ट्रीटर के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में. तो नर्सेस के प्रति, नर्सिंग स्टाफ के प्रति हम सभी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए सबसे पहले तो. और कोरोना के टाइम में हमने देखा भी होगा कि एक दफा डॉक्टर्स भले ही एब्सेंट हो जाते थे, भाई उनका जो ड्यूटी टाइम है या अदर चीजें हैं. अब बिल्कुल छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर्स भी हाजिर नहीं रह सकता है बिफोर द पेशेंट्स. तो इन दैट कंडीशन, एट दैट टाइम, नर्सिंग स्टाफ इज अवेलेबल. सो सैल्यूट टू एवरी नर्स. तो अब हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे आते हैं. चैप्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इसके जो स्टेंजा है, 4 स्टेंजा, इनको आंसर्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे हम लोग. उसका पूरा देखते जाएंगे रूपरेखा उसकी.
तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये कैमरा को थोड़ा पास में कर दिया है जिससे आंसर बहुत अच्छे से दिखाई दे और सब लोग कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुज शैडो फॉल्स ऑन व्हाइट वॉश्ड वॉल्स। जो व्हाइट वॉश्ड सफेद पुताई वाली दीवारें होती हैं उन पर हुज शैडो, किसकी परछाई फॉल्स, किसकी परछाई पड़ती है। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में देखो, ये आंसर नंबर फर्स्ट मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पर, इसमें केवल वन वर्ड का चेंज करना है, एक शब्द का। ये देखिएगा फर्स्ट स्टेंजा में अ वुमेन्स शैडो फॉल्स, अब वो वुमेन कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहां पर क्या करना है क्वेश्चन में, हुज की जगह पे कर लीजिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स शैडो, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ लीजिए, अपॉस्ट्रोफी एस लगा लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के आंसर पूरा का पूरा वैसा हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल शैडो फॉल्स पड़ती है, किस पर पड़ती है, ऑन व्हाइट वॉश्ड वॉल्स, सफेद पुताई की हुई दीवारों पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, लाओ ये कैमरा मुझे दे दो, थोड़ा पास से दिखाएं स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज, अपने सामने बुक रखो सभी लोग, मैं आंसर्स को शो कर रहा हूं बोर्ड पर। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, कवि कैसे डिस्क्राइब करता है किस चीज को, वुमेन्स फेस एज शी वॉक्स ओवर द डार्क फ्लोर्स पर जो वुमेन वॉक करती है, चलती है, उस चीज को कवि कैसे डिस्क्राइब करता है। तो देखो आंसर नंबर 2, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, दैट की व्हेन शी वॉक्स ऑन द डार्कसम फ्लोर्स, जब वह वॉक करती है, मतलब पोइटिस कवियत्री जब वॉक करती है डार्कसम फ्लोर्स पर, अंधेरे फ्लोर पर, तो क्या होता है, अ सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल, एक हल्की एंजेलिक स्माइल, एंजल मीन्स होता है परी, तो परियों जैसी मुस्कान, लाइटन हर फेस, उसके फेस को लाइटन करती है, प्रकाशित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द पोइट प्रेजेंट्स 2 कंट्रास्टिंग इमेजेस, कवि 2 कंट्रास्टिंग इमेज क्या करता है, प्रेजेंट करता है इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में। डिस्क्राइब देम इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में द पोइट सेज, कवि कहता है, शी वॉक्स ऑन अ डार्कसम फ्लोर, वह एक डार्कसम फ्लोर पर वॉक करती है, एंड पासिस थ्रू डिस्मल कॉरिडोर्स, और बहुत गंदे मेले कुचेले कॉरिडोर्स से होकर गुजरती है। बट फर्दर, लेकिन आगे, द पोइट सेज, कवि कहता है, कवित्री कहती है, क्या कहती है, अ सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल, एक सॉफ्ट परियों जैसी मुस्कान, लाइटन हर फेस, उसके फेस को प्रकाशित करती है, लाइटन करती है, विच कंट्रेस्ट द प्रेसियस स्टेटमेंट, यह चीज कंट्रेस्ट करती है, प्रकाश डालती है इस कीमती स्टेटमेंट पर। प्रेसियस स्टेटमेंट, किस चीज का प्रेसियस स्टेटमेंट, ऑफ फ्लोर्स एंड कॉरिडोर्स बीइंग डार्क एंड डिस्मल, मतलब कॉरिडोर्स का, फ्लोर्स का जो डार्क होना है और जो गंदा होना है, उस कथन पर, उस स्टेटमेंट पर यह चीज कंट्रेस्ट करती है, फोकस डालती है, प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, उसके आंसर को, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब, कवि कैसे डिस्क्राइब करता है, द वुमेन्स प्रेजेंस, महिला की उपस्थिति, उस वुमेन की प्रेजेंस, हैव इन द रूम, सॉरी it was the question number 3 and 4. Yeah, question number 4, how does the poet describe the woman's voice in the second stanza? सेकेंड स्टेंजा में कवि वुमेन की वॉइस को, महिला, उस महिला की आवाज को कैसे डिस्क्राइब करता है। आंसर नंबर 4, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, कवि डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है कि द वॉइस ऑफ द वुमेन, उस महिला की आवाज, इज मोर स्वीट एंड ग्रेटफुल, बहुत ज्यादा स्वीट है, ज्यादा ग्रेटफुल है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपके माइंड में, ऑल द लर्नर्स मस्ट हैव अ क्वेश्चन
एक क्वेश्चन होना चाहिए सबके माइंड में कि ये जो स्वीट है, इन दिस आंसर, इन दिस लाइन, स्वीट इज एन एडजेक्टिव, ओके, एन एडजेक्टिव, और ये मोर है, मोर यहां कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जा रहा है। एंड देयर आर टू एडजेक्टिव्स, स्वीट एंड ग्रेटफुल, ओके। अब स्वीट इज वन सिलेबल एडजेक्टिव एंड ग्रेटफुल इज मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव। तो जो वन सिलेबल एडजेक्टिव होता है उसमें ER लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, और मोर देन वन सिलेबल में मोर का यूज होता है। और यहां पर दोनों एडजेक्टिव कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं और मोर आ रहा है उनके साथ में। तो यहां पर इस चीज को मैंने इसलिए हाईलाइट किया, ये एक सेपरेट रूल है। जब हम डिग्री के चैप्टर को देखेंगे, जब वो आएगा आफ्टर सम डेज ग्रामर के टर्म में क्लास में, तब उसको समझेंगे इस रूल को हम। ये 2 रूल्स हैं जहां पर ये मोर का यूज किया जाता है, वेदर द एडजेक्टिव इज वन सिलेबल, भले ही एडजेक्टिव वन सिलेबल का हो। खैर, दोबारा देखिए आंसर को। कवि उस महिला की वॉइस को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो द पोइट डिस्क्राइब्स दैट, कवि वर्णन करता है कि द वॉइस ऑफ द वुमेन इज मोर स्वीट एंड ग्रेटफुल, महिला की आवाज ज्यादा मीठी है और ग्रेटफुल है देन, अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में ज्यादा स्वीट है? देन अ सैड नाइटिंगेल, एक उदास बुलबुल की आवाज से ज्यादा स्वीट है। एक कैसी उदास बुलबुल? विच सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब जो उदास बुलबुल एक सॉन्ग गाती है, गीत गाती है, उसकी आवाज से, उस गीत की आवाज से ज्यादा स्वीट और ज्यादा ग्रेटफुल है उस महिला की आवाज उस स्टेंजा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, यस, व्हाट इफेक्ट डज द वुमेन्स प्रेजेंस हैव इन द रूम, रूम में उस महिला की प्रेजेंस क्या इफेक्ट डालती है, क्या प्रभाव डालती है? whom does the poet compare her to, और कवि उसकी तुलना किससे करता है? आंसर नंबर 5, when she is present in the room, जब वो है रूम में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, where, जहां there is agony and gloom, जहां सिर्फ एगोनी और ग्लूम होता है, दुख, दर्द, उदासी, ये चीज होती है उस रूम में, क्योंकि वाउंडेड पीपल थे, वाउंडेड सोल्जर्स थे वहां, और काफी गंदगी थी उन वार्ड्स में जो एक हॉस्पिटल का रूप लिए हुए थे। तो ये सारी चीजें थी वहां। तो नो वन, अब उसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस में क्या होता है? नो वन वरीज और अपसेट, कोई भी उदास नहीं होता, कोई भी अपसेट नहीं होता। नोर एनीवन वॉज र्यूड, और ना ही कोई र्यूड, असभ्य, ओड होता है, र्यूड होता है, और यूज ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर एनीवन, और किसी के लिए कोई भी ऑफेंसिव वर्ड्स यूज नहीं करता है, आक्रामक शब्द या बुरे लगने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। मतलब ये सारी आवाजें उसकी प्रेजेंस में नहीं होती हैं। किसकी प्रेजेंस में? जो नाइटिंगेल है, जो पोइट है, जो लेडी है। एक्सेप्ट दी प्रेयर साउंड, केवल प्रेयर साउंड के अलावा वहां पर ये कोई भी आवाज नहीं होती है। ऑल अदर साउंड्स रिमेन साइलेंट, सारे अन्य जो साउंड्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं उसकी उपस्थिति में। द पोइट कंपेयर्स, अब क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था वो ये है उसका आंसर। द पोइट कंपेयर्स हर, कवि उसकी तुलना करता है, उसकी मतलब उस नर्स की, मतलब पोइट की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तुलना करता है टू अ गॉड्स एंजल, ईश्वर की एक परी के रूप में उसकी तुलना करता है। हु वीव्स, जो रोती है, रो रही होती है, ओवर मेन्स पेन, मतलब इंसान के दर्द पर, वो इंसान जो युद्ध में वहां पर घायल पड़े हुए थे, उसके अलावा जो उस टाइप के अदर इंसान है जो पीड़ित है, सफर्ड है इन द वर्ल्ड, तो उन सब के लिए शी वीप्स। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब पार्ट बी का थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन है। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो? द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि दिस हीरोइक वुमेन नीड्स नो मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। इस वर्ड को देखो, नो मोन्यूमेंट्स ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर का कोई भी मोन्यूमेंट आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है उस महिला के लिए। मतलब उस महिला, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो वर्क किया अपनी लाइफ में लोगों के लिए, उस वर्क के लिए, उस महिला के लिए ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं। मॉन्यूमेंट मीन्स होता है स्मारक, मतलब जिससे किसी की याद कर सके कोई, उसको देख करके उस स्मारक को।
आंसर है द पोइट सेज, कवि कहता है कि शी डज नॉट नीड, उसे आवश्यकता नहीं है। कवि कहती है, कवित्री कहती है कि उसे आवश्यकता नहीं है एनी मॉन्यूमेंट जस्ट टू रिमेंबर हर, उसे याद करने के लिए किसी मॉन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। एनी मॉन्यूमेंट ऑफ स्टोन, पत्थर के किसी मॉन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है उसे याद करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक नोबेल और जेंटल हर्ट में उसका नाम खुदा हुआ है। ऑन ईच नोबेल जेंटल हर्ट, प्रत्येक नोबेल जेंटल हर्ट पर हर नेम इज ऑलरेडी रिटन, उसका नाम पहले से ही लिखा हुआ है। और ग्रेवन इन द बोल्ड लेटर्स, और खुदा हुआ है गहरे अक्षरों में। किस चीज के लिए यह नाम खुदा है उसका? फॉर द वर्क शी हैज डन, उस काम के लिए जो उसने किया है। इन हर लाइफ फॉर पीपल, अपने जीवन में लोगों के लिए जो काम उसने किया है उसके लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लास्ट लाइन है आंसर की, पोइट सेज, कवि कहती है, कवित्री कहती है, व्हेनेवर समवन रिमेंबर्स हर, जब भी कोई उसे याद करेगा। एंड शेड सम टीयर्स, और कुछ आंसू बहाएगा। अब ये सुनने में फ्यूचर में जा रहा है सेंटेंस, ये आंसर की लाइन, लेकिन ये एक यूज होता है, यूज सिंपल फ्यूचर फॉर प्रेजेंट। ये आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर कल अमेरिका जाएंगे, तो पीएम गोज टू अमेरिका, नॉट विल गो, पीएम गोज टू अमेरिका, मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, एक टर्न होता है। तो खैर, कम टू द पॉइंट, पोइट सेज, कवि कहती है, कवित्री की, जब भी कोई उसको याद करेगा, याद करता है और कुछ आंसू बहाता है उसके लिए, तो ये क्या होगा? तो दैट वुड बी, यह होगा हर प्रेजिंग, यह उसकी प्रेजिंग होगी, उसकी एडमिरेशन होगी, प्रशंसा होगी उसके लिए। तो 12 मई को इनका जन्म होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप? फ्लोरेंस नाइटिंगेल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के और कर दोगे आंसर पूरा। ओके, सो दिस इज, you can take the this thing, picture, screenshot. Yes. Okay, thank you.